हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट की आंसर की देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर है एमजेपीआरयू यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली 2026 का। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर दिया है अपनी आंसर की चेक कर लो और ये चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। पेपर फर्स्ट का नाम है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो बिना निर्देश पढ़े सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है जैविक प्रजाति अवधारणा। वीएससी के अनुसार एक प्रजाति की परिभाषा का मुख्य पहलू क्या है। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ो और जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ो। सी पे आप टिक लगा दो। आपस में प्रजनन करने की क्षमता और फर्टाइल संतान उत्पत्ति, सबसे बड़ा ऑप्शन यही है, तो सी ही राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एलोपैट्रिक विशिष्टता की प्रमुख विशेषता क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलोपैट्रिक आइसोलेशन। बी पे आप टिक लगा दो। एक भौतिक अवरोध एक जनसंख्या को अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यानी कि एलोपैट्रिक विशिष्टता में आमतौर पर कौन सा कारण नहीं है, यानी कि विच फैक्टर इज़ नॉट टाइपिकली इन्वॉल्व इन एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। तो या जो राइट ऑप्शन कौन सा लगाना चाहिए, टेम्पोरल आइसोलेशन। बी पे आप टिक लगा लो। कालिक पृथक्करण इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं इस बार क्वेश्चन पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के इतिहास में 5 प्रमुख विलुप्ति कारणों में से एक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो आते ही है एग्जाम पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के इतिहास में 5 प्रमुख विलुप्ति कारणों में से एक है। तो सी पे आप टिक लगा दो। परमियन विलुप्तीकरण इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इंड परमियन विलुप्तीकरण का मुख्य कारण क्या है। ये क्वेश्चन पेपर किसने सेट किया इस बार। इंड परमियन विलुप्तीकरण का मुख्य कारण क्या था। व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ द एंड परमियन एक्सटिंक्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप सी पे टिक लगा दो। बेझिझक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन छोटे शुरू हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं और इजी भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, ऐसा भी नहीं है कि सभी क्वेश्चन इजी होंगे। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है, तो समझ गए अब। गैमेटोजेनेसिस युग्मक का निर्माण या गैमेट्स का निर्माण या संतान का निर्माण या फिर दैहिक कोशिकाओं का निर्माण। तो गैमेट को कहते क्या है हिंदी में, युग्मक बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, आप बी पे टिक लगा दो। गैमेट्स का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स का निर्माण, युग्मज नहीं, कभी युग्म सोचो, युग्मक। गैमेट को हिंदी में युग्मक कहते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, है ना। तो ये गैमेट्स का निर्माण इज अ राइट ऑप्शन। युग्मनज नहीं, युग्मनज तो अलग चीज़ रही। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है। तो अरे यार ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है। बी पे आप टिक लगा दो। टेस्टिस में होती है, वृषण में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। प्रजनन के दौरान शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से बनता है। अब देखो ये यहाँ पे ये देख लो ना, जाइगोट ये होता है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के दौरान बनता है जाइगोट। तो 8 का बी पे आप टिक लगा दो। मैंने बोला नहीं सभी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते और सभी क्वेश्चन इजी नहीं होते एग्जाम पेपर में, सही है। पेपर मिला जुला के बनाते हैं, अरे ऐसे थोड़ी ना कि। गैस्ट्रुलेशन भ्रूण के विकास में किसका निर्माण करता है। गैस्ट्रुलेशन यानी कि भ्रूण के विकास में किसका निर्माण करता है। 3 भ्रूणीय परतों का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ नहीं है, ये बताओ। बी पे आप टिक लगा दो। 3 भ्रूणीय परतें इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूण विकास में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूण विकास में शामिल नहीं है। प्रकाश संश्लेषण जो है ना, ये जो है विकास में शामिल नहीं है। 10 का डी नंबर यहाँ यही राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। कोशिका सिंगलिंग में किस अणु की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोशिका सिंगलिंग में किस अणु की महत्वपूर्ण और भूमिका है, वो होती है प्रोटीन की। प्रोटीन की कोशिका सिंगलिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। सिग्नलिंग होना चाहिए था, सिंगलिंग क्लियर है, सिग्नलिंग। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। कोशिका भाग्य निर्धारण मतलब है। कोशिका भाग्य निर्धारण का मतलब है सेल फेट डिटर्मिनेशन रेफर टू। तो कोशिका भाग्य निर्धारण का मतलब है, तो वो मतलब है कोशिका का विशिष्ट कार्य के लिए विशेषीकृत होना,
ऐसे क्वेश्चन का सबसे बड़ा ऑप्शन चुन लो, ये मैं हर बार यही कहता आता हूँ कि सबसे बड़ा ऑप्शन चुन लो, वही राइट ऑप्शन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तनधारियों में आंतरिक कोशिका समूह आईसीएम अंततः किसमें विकसित होता है? स्तनधारियों में आंतरिक कोशिका समूह आईसीएम अंततः किसमें विकसित होता है? ये किससे विकसित होता है, किसमें विकसित होता है, ये पूछा गया। तो बी पे आप टिक लगा दो, भ्रूण। ठीक है, एम्ब्रियो इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा, प्यार के साथ में पढ़ो। निम्न में कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक झिल्ली नहीं है? यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक झिल्ली नहीं है। निम्न में कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक झिल्ली नहीं है? तो वो ये जो तुम देख रहे हो ना एंडोड्रम, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक झिल्ली नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऑप्टिक कप चूजे में किससे बनता है? ऑप्टिक कप चूजे में किससे बनता है? तो वो बनता है ऑप्टिक वेसिकल से, द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उभयचरों में रूपांतरण मुख्य रूप से किसके परिवर्तन को शामिल करता है? उभयचरों में रूपांतरण मुख्य रूप से किसके परिवर्तन को शामिल करता है? अंडे से टेडपोल, टेडपोल में बैक्स मेढक, अंडे से लार्वा, टेडपोल से प्यूपा। तो रूपांतरण मुख्य रूप से किसके परिवर्तन को शामिल करता है? टेडपोल से प्यूपा या टेडपोल से बैक्स मेढक? तो 16 का जो राइट ऑप्शन है वो बी पे आप टिक लगा दो, टेडपोल से बैक्स मेढक इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 17। अपूर्ण रूपांतरण कीड़ों में क्या होता है? अपूर्ण रूपांतरण कीड़ों में क्या होता है? बी पे टिक लगाओ, पहले अंडा फिर निप फिर वयस्क, है ना? अरे यही तो होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं। उभयचरों में रूपांतरण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ए पे टिक लगा दो, थायरोक्सिन हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण रूपांतरण से गुजरता है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण रूपांतरण से गुजरता है? सी पे आप टिक लगा दो, तितली। ठीक है, अब ये तो पेपर फर्स्ट आंसर की बना दी मैंने। अब जो देखो ध्यान देना, जब पेपर सेकंड हो आपका तो मेरे पास पेपर सेकंड भेज देना। ठीक है, ये नंबर दे रहा हूँ मैं 807775 और 870 पर आप भेज देना, जिनको भी पेपर मिले। ठीक है, ओके, भेज जरूर देना पेपर सेकंड। और बाकी 2 लेक्चर में, 2 या 3 लेक्चर में डालने वाला हूँ, वो लेक्चर आप देख लेना पेपर सेकंड के। ओके, फिलहाल पेपर सेकंड जब हो तो शाम के टाइम मेरे पास पेपर ज़रूर भेज देना आप। ठीक है, व्हाट्सअप कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पाद के पुनः निर्माण के लिए जाना जाता? निम्नलिखित में से कौन सा जीव पाद के पुनः निर्माण के लिए जाना जाता है? बी पे आप टिक लगा दो, मछली इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। हाइड्रा की पुनः निर्माण क्षमता किसका उदाहरण है? तो यार ये जो हाइड्रा होता है ना, इसका पुनः निर्माण क्षमता किसका उदाहरण है? हाँ, बड़ा दमदार क्वेश्चन है। ये होता है एक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। बुढ़ापा एक क्रिया है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था और आता भी है। बुढ़ापा एक क्रिया है, वो होती है तुम्हारे पास समय के साथ शारीरिक कार्यों में धीरे धीरे गिरावट। अरे यार सिंपल सी बात है यार, जो काम आप 25 ईयर में कर सकते हो, 25 ईयर की एज में कर सकते हो, वो 35 ईयर की एज में नहीं कर सकते यार। 21 की एज में आप क्या कर सकते हो ये आपको पता है, लेकिन वो काम आप 40 की एज में नहीं कर सकते हो, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं बहुत सारी। मस्त हो गए भैया। निम्न में बॉडी फॉसिल एक उदाहरण है। निम्न में से बॉडी फॉसिल एक उदाहरण है, तो वो होता है हड्डियों का। हड्डियों का जो है ना वो उदाहरण होता है। चलिए 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जीवाश्म डेटिंग में प्रयोग होती है जो 50,000 वर्ष से कम पुराने हैं? यार ये पोटेशियम आर्गन डेटिंग या यूरेनियम लेड डेटिंग या फिर रेडियो कार्बन डेटिंग। अब तुम इसका राइट ऑप्शन समझ रहे हो पर बता नहीं पा रहे हो। ए पे टिक लगा दो, रेडियो कार्बन डेटिंग इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 25 देखते हैं। चलिए इंड ऑल्डोविशन विलुप्तीकरण के मुख्य कारण क्या है? इंड ऑल्डोविशन विलुप्तीकरण के मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है सी पे आप टिक लगा दो, वैश्विक ठंड और हिम नदीकरण। और मुझे ज़रूर बताना कि सर मेरे इस क्वेश्चन पेपर में 75 में से 60 क्वेश्चन, यानी कि 75 तो आपको करने हैं, उसमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए बताने ज़रूर है। कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनके 75 to 75 सही होंगे। कमेंट जरूर करना है कि सर मेरे 62 सही गए हैं, 60 सही गए हैं, 50 सही गए हैं, 52 सही गए हैं, बताना ज़रूर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्रेटेशियस पालियोजीन विलुप्तीकरण घटना लगभग 66 मिलियन साल पहले हुई थी और ये मुख्य रूप से किसने विलुप्त होने से प्रसिद्ध है? देखो क्वेश्चन पेपर इस बार थोड़ा सा अजीब पूछ लिया गया है,
पर डरने वाली कोई बात नहीं है। 26 का आप बिल्कुल सही राइट ऑप्शन बताओगी, बताओ ज़रा। डायनासोर इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए 27 देखते हैं। सिम्पेट्रिक विशिष्टता तब होती है जब सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन ऑक्यूर्स व्हेन। इसमें तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आप कि यार सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा, सब बराबर बराबर लग रहे हैं। चलिए 27 देखते हैं। बी पे टिक लगा दो। एक ही क्षेत्र में जनसंख्याएं प्रजनात्मक रूप से अलग हो जाती हैं। 28 देखो। पुरुषों में गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, ऊजेनेसिस, मियोसिस या प्रजनन। बेटे क्या कहा जाता है? बी पे टिक लगाओ। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द राइट ऑप्शन। 29 ऊजेनेसिस का मुख्य कार्य क्या है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओजेनेसिस। ऊ कर दिया सूत्र ने, ओ कर देते तो। ओजेनेसिस का मुख्य कार्य क्या है? शुक्राणु का निर्माण कभी नहीं कर सकता, इसके बस की बात नहीं है। अंडाणु कोशिका का निर्माण, हाँ इसके बस की बात है, ये कर सकता है। बी पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30। निम्नलिखित में से कौन सी गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनने वाली प्राथमिक भ्रूणीय परत नहीं है? गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनने वाली प्राथमिक भ्रूणीय परत नहीं है। तो ये जो तुम देख रहे हो ना नोटोकोड, ये नहीं है। ये छोड़ो यार, कहाँ, तुम तो इंटेलिजेंट आदमी हो, तुम्हें क्या बताना। इनमियोटिक झिल्ली का कार्य है, इनमियोटिक झिल्ली का कार्य है, सबसे बड़ा ऑप्शन सी है, भ्रूण के चारों ओर एक द्रव पूर्ण थाली प्रदान करना। चलिए 32 देखते हैं। स्तनधारी यकृत के पुनः निर्माण में मुख्य रूप से किसका पुनः प्रतिकृति होती है? स्तनधारी यकृत के पुनः निर्माण में मुख्य रूप से किसका पुनः प्रतिकृति होती है? तो वो होती है हेपाटोसाइट्स की, यानी कि हेपाटोसाइट्स की। चलिए 33 देखते हैं। म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप बहुत कुछ हो सकता है, पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है। ए पे टिक लगा दो। जीन पूल में नए एलील का आगमन। चलिए 33 देखते हैं। आनुवांशिक प्रवृत्ति सबसे अधिक प्रभावी होती है, आनुवांशिक प्रवृत्ति सबसे अधिक प्रभावी होती है छोटी जनसंख्याओं में। सी पे आप टिक लगा दें। 35 देखते हैं। बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध और शिकारियों के लिए शिकार में प्रतिरोधी प्रजातियों के विकास का उदाहरण है। तो 35 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, सह विकासन। चलिए 36 देखते हैं। मेंढक के भ्रूण से गैस्ट्रुलेशन के दौरान इन्वेजिनेशन किस परत के निर्माण में मदद करता है? सी पे आप टिक लगा दो, एंडोडर्म इज़ अ राइट ऑप्शन। 37 देखते हैं। कोरियन का कार्य है, भाई कोरियन का क्या कार्य है? सी पे टिक लगाओ, गैसों का आदान प्रदान करना और प्लेसेंटा का निर्माण करना। देखो सबसे बड़ा ऑप्शन है और यही राइट है, इसीलिए अगले पेपर में ध्यान देना। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है ना, आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देख लिया, सबसे बड़ा टिक लगा दो, पर ये ध्यान देना जो नहीं आ रहा है आपसे, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो लगा दो। तुक्के भी तो मार के आते हो ना आप लोग, तो तुक्के मारने का तरीका देख लो बढ़िया सा, और क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38। हाइड्रा का पूर्ण निर्माण हो सकता है, हाइड्रा का पूर्ण पुनः निर्माण हो सकता है। देखो फटाफट तरीके से इसका राइट ऑप्शन बताओ कौन सा होगा 38 का। तो मुझे पता है तुम्हारा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा लगा दिखाई दे रहा है, शरीर के एक छोटे से टुकड़े से। हाँ यही राइट ऑप्शन है। 39 देखो जरा। रेडियल क्लीवेज में ब्लास्टोमियर, रेडियल क्लीवेज में ब्लास्टोमियर, राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ। विभाजन केंद्रीय ध्रुव पर होता है, विभाजन केंद्रीय ध्रुव पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में स्पाइरल क्लीवेज विशिष्ट रूप से होता है? स्पाइरल क्लीवेज विशिष्ट रूप से होता है, तो वो जो तुम देख रहे हो ना, मोलास्कस इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, मोलास्कस इज अ राइट ऑप्शन। 41 देखो जरा, पढ़ो जरा प्यार के साथ में। जिस प्रक्रिया से निषेचित अंडा पक्षी का या स्तनधारी का कोशिका की बोल बनाता है, वो प्रक्रिया होती है क्लीवेज। ठीक है। अबे यार पेपर कैसा सेट कर दिया इस बार, कहाँ से उठाया क्वेश्चन। स्टेम कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है? स्टेम कोशिकाएं जो होती हैं ना, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम कोशिकाओं का प्राइमरी कार्य क्या है? टू एड इन इम्यून रिस्पॉन्स, टू प्रोडक्ट एनर्जी फॉर द सेल। द डिफरेंस इन्वॉल्व वेरियस स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स द प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। तो 42 का आपका ना, आपके माइंड में एक राइट ऑप्शन पता कौन सा होगा? वो सी नंबर होगा। हाँ तो सी पे टिक लगा दो बेझिझक, यही राइट ऑप्शन है। चलिए 43। स्तनधारियों में थोक योग थैली का क्या कार्य है? द योग सैक इन मैमल्स, तो प्रारंभिक विकास में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना। 43 का राइट ऑप्शन जो है ना, वो डी पे आप टिक लगा दो, प्रारंभिक विकास में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के बनने के कितने वर्ष बाद जीवन प्रकट हुआ? वो आपने कहानी एक सुनी होगी। अच्छा, नहीं सुनी है? 500 साल पहले, 500 मिलियन ईयर पहले जो है पृथ्वी का विकास हुआ, इस तरह से मतलब मानव की उत्पत्ति हुई। तो थोड़ी बहुत कहानियाँ सुनते हो आप भी यार। 500 मिलियन इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए 45 देखते हैं। किसने प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला रूप है पहले से मौजूद निर्जीव जैविक अणु से आया होगा? ये जीवन का पहला रूप पहले से मौजूद निर्जीव जैविक अणु से आया होगा, ओपेरिन और हेल्डेन। 45 का बी पे आप टिक लगा दो। ओपेरिन ने रासायनिक पदार्थों से किस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई 7 चरणों में समझाया, ये आपको पता। और उनके एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए, यानी कि उनके सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया। समझ गए इस चीज़ को? तब पता लगा कि जीवन की उत्पत्ति ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे हुई है और ऐसी ऐसे हुई है और ऐसी ऐसे चल रही है कहानी। अब बी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46। निम्न में कौन सा लेमार्क का मशहूर उदाहरण है? मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। प्रिमरोज सरीसृप, प्रीम रोज हैं सरीसृप, अफ्रीकन जिराफ, बी एंड सी दोनों। डी पे आप टिक लगा दो, बी एंड सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन 14 का अर्ध जीवन लगभग है। अर्थ नहीं, अर्ध जीवन लगभग है। तो कार्बन 14 का अर्ध जीवन लगभग है। तो यार 47 का सी पे आप टिक लगाओ, 5330 वर्ष पूर्व। और ये मैंने पढ़ा भी रखा आपको क्वेश्चन। 48 देखो जरा। घोड़े परिवार इक्विडे का विकास प्राथमिक रूप से किस जियोलॉजिकल पीरियड में हुआ? त्रिशिक काल, क्रेटिशियस काल, पोलियोजीन काल या यूरेसिक काल? तो 48 का जो राइट ऑप्शन है सी पे टिक लगा दो, पेलियोजीन काल इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। आज तो बेटे इस पेपर को पढ़ते पढ़ते ना कई घंटे ना लग जा। जीवाश्म रिकॉर्ड दिखाकर विकास का प्रमाण प्रदान करता है। अरे है, यहाँ सबके ऑप्शन जो हैं सभी ऑप्शन लगभग बराबर हैं। तो 49 का ए पे टिक लगा दो, समय के साथ प्रजातियों में बदलाव इज द राइट ऑप्शन। चलिए 50 देखते हैं। प्यार के साथ में पढ़ो, देखते हैं आज कौन कौन बताएगा कि सर मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन लगा के आया हूँ या आई हूँ। निम्न में कौन सा सीधा प्रमाण है विकास का? बोले भैया ले क्वेश्चन ना टेढ़े बना कर दिया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंसिडर्ड, ठीक है, डिसओएट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन? निम्न में कौन सा सीधा प्रमाण है विकास का? तो 50 का जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए पे टिक लगाओ, जीवाश्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 51। बताइए कौन सी परिस्थिति हार्डी वेनबर्ग संतुलन के लिए ज़रूरी नहीं है? क्योंकि इसके 5 नियम दिए थे। यादृच्छिक संभोग है, कोई उत्परिवर्तन नहीं। तो 51 का जो राइट ऑप्शन है, 51 का जो राइट ऑप्शन है वो होना चाहिए, डी पे आप टिक लगाओ, प्रवास किसी इंडिविजुअल का। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इज द राइट ऑप्शन, ये नहीं है। 52 पढ़ो जरा। आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत के पिता किसे माना जाता है? आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत के पिता किसे माना जाता है? सी पे आप टिक लगाओ, थियोडोसियस डोबझांस्की। अबे कितना खतरनाक नाम है भैया, और कोई नाम लिख देते यार, ऐसे कैसे लिख देते जब सिद्धांत ही उन्होंने दिया तो यार। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? अनुवांशिकता की मुख्य इकाई क्या? गुणसूत्र, जीन, केंद्रक, कोशिका। अनुवांशिकता की मुख्य इकाई क्या है? तो बी पे आप टिक लगा दो, जो ये जीन है ना ये अनुवांशिकता की मुख्य इकाई है। ये आपने 12th क्लास में ये भर भर के पढ़ रखा। 55 देखते हैं, पर इतना ध्यान ही का रहता है यार। अनुकूली विकिरण की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो अनुकूली विकिरण की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो वो जुड़ी है एक सबके पूर्वज से विभिन्न, यानी कि एक सबके पूर्वज से विभिन्न प्रजातियों का त्वरित विकास, है ना, इज द राइट ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 56। कौन सा कारक एक जनसंख्या के भीतर आनुवांशिक विविधता को बढ़ाता है? कौन सा कारक एक जनसंख्या के भीतर आनुवांशिक विविधता को बढ़ाता है? और वह है भाई साहब हमारा जो कारक है ना, बड़ा प्यारा कारक है। बी पे आप टिक लगा दो, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन इज द राइट ऑप्शन। 57 देखो। ट्रांसलेशन के दौरान राइबोसोम का कार्य क्या है? तो यार ट्रांसलेशन के दौरान राइबोसोम का कार्य क्या है? जब ट्रांसलेशन होता है तो ट्रांसलेशन आपने पढ़ा होगा, पढ़ा ना? ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा ना? एक तो ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना, फिर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना, वो ट्रांसलेशन होता है। अब आपको पता होगा डीएनए की प्रतिलिपि बनाना, एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनाना, आरएनए को केंद्र तक ले जाना, डीएनए की पुनरावृत्ति करना,
अब मैंने आपको बता दिया, आप टिक लगा सकते हो। 57 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी पे आप टिक लगा दो। एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनाना, ये कार्य होता है ना, यही तो होता है ना। 58 देखो, मानव भ्रूण विकास का अंतिम चरण कौन सा है, अंतिम चरण, डी पे आप टिक लगा दो, जन्म, ये अंतिम चरण होता है। 59 देखो, देर से विकास के दौरान अंग निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अंग से अंग मिलाए, देर से विकास के दौरान अंग निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई साहब, यहाँ पे कहा जाता है रूपांतर। ठीक है, ए पे टिक लगा दो। 60 देखते हैं, हार्डी वीनबर्ग संतुलन क्या है। अरे यार, हार्डी वीनबर्ग संतुलन क्या है, आज जो इसका बिल्कुल सटीक आंसर बताएगा उसको मिलेगा। क्या मिलेगा, पहले बताओ तो राइट ऑप्शन, फिर देखते हैं क्या मिलेगा, बताओ। तो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, मैंने बताया था कि सबसे बड़ा ऑप्शन लगा दे करो बेझिझक, ए पे टिक लगा दो। स्थिति जहां एक जनसंख्या में जीन आवृत्तियां पीढ़ियों के बीच स्थित रहती हैं। ठीक है, चलिए 61 देखते हैं, प्रारंभिक कशेरुक विकास में तंत्रिका विकास की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बनती है, वो बनती है, बी पे टिक लगाओ। ठीक है, न्यूरल ट्यूब इज़ अ राइट ऑप्शन, तंत्रिका नलिका। आय हाय, 62 दमदार और टिकाऊ और मजबूत क्वेश्चन। प्रारंभिक कशेरुक विकास में मीजोड्रम किसमें विकसित होती है, प्रारंभिक कशेरुक विकास में मीजोड्रम किसमें विकसित होती है, और वो होती है मांसपेशियों और हड्डियों में। मीजोड्रम जो होती है ना, मांसपेशियों और हड्डियों में विकसित होती है। चलो 63 देख लेते हैं। भाई साहब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर रखे हैं, आना भी ना चाह रहे। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान संरचना का उदाहरण है जो विकास के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, विकास के निर्माण में, विकास के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, ए पे टिक लगाओ। चमगादड़ का पंख और मानव का हाथ इज़ अ राइट ऑप्शन। 64 देखो जरा, किस प्रकार का प्रमाण जीवों के डीएनए और आनुवांशिक सामग्री का अध्ययन करके प्राप्त किया जाता है, किस प्रकार का प्रमाण जीवों के डीएनए और आनुवांशिक सामग्री का अध्ययन करके प्राप्त किया जाता है, शारीरिक प्रमाण, आणविक प्रमाण, जैविक भौगोलिक प्रमाण, तो कौन सा प्रमाण होगा, सी पे टिक लगाओ, मोलिकुलर एविडेंस इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 65। और यार क्वेश्चन कितने लेंथी कर रखे हैं इस बार, शर्म ना ही नहीं। यह सिद्धांत किसने कहा उपयोग में लाया जाने वाला अंग विकसित हो जाएगा और यदि उपयोग में ना किया जाए तो वह कमज़ोर होकर अपशिष्ट बन जाएगा, लेमार्का, डीवरेज, डार्विन, मेंडल। तो बेचारे चारों में से एक ही ऐसे साइंटिस्ट हो सकते हैं कहने वाले, वो थे लेमार्क इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 66 देखते हैं, प्रारंभिक कशेरुक विकास का कौन सा चरण 3 प्राथमिक भ्रूण परतों का निर्माण करता है, 3 प्राथमिक भ्रूण परतों का निर्माण करता है। और एक क्वेश्चन इसमें का ऊपर भी पूछ रखा, फिर से अगेन यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बी पे टिक लगा दो, गैस्ट्रुलेशन इज द राइट ऑप्शन। 67 देख लेते हैं, जीन का कौन सा भाग प्रतिलेखन को शुरू करने के लिए उत्तरदायी है। अच्छा, यानी कि विच पार्ट ऑफ द जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जीन कौन सा भाग प्रतिलेखन को शुरू करने के लिए उत्तरदायी है, टर्मिनेटर, इंट्रोन, एक्सोन, प्रोमोटर। तो 67 का राइट ऑप्शन मिल ही गया आपको, प्रमोटर इज़ अ राइट ऑप्शन, है ना, यही तो होता है ना। अगर आपने बीएससी 3rd सेमेस्टर में बड़े प्यार के साथ में पढ़ रखी है तो सब कुछ ये आंसर बता दोगे आप इस टाइप के। 68 देखो, आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत किस क्षेत्र से विचारों को जोड़ता है, वो जोड़ता है आनुवांशिकी और जनसंख्या जीव विज्ञान से। चलिए, सूक्ष्म विकास शब्द का क्या अर्थ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूक्ष्म विकास शब्द का क्या अर्थ है, तो वो होता है एक जनसंख्या में एलील आवृत्तियों में छोटे पैमाने का परिवर्तन। ओके, 70 देखो, जीन में म्यूटेशन सामान्यतः किसे जन्म देता है, जब म्यूटेशन होता है ना वो किसे जन्म देता है, तो इज़ अ राइट ऑप्शन, बी पे टिक लगा दो, प्रोटीन संरचना में परिवर्तन को जन्म देता है ऑलवेज। 71 देखो, चार्ल्स डार्विन के साथ साथ प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को स्वतंत्र रूप से किसने विकसित किया, चार्ल्स डार्विन के साथ साथ प्राकृतिक चयन सिद्धांत को स्वतंत्र रूप से किसने विकसित किया, वो किया अल्फ्रेड रसेल वालेस ने। 72 देखते हैं, एक प्रमुख कारण क्या है जो बड़े पैमाने पर जीव विलुप्त होने का है, एक प्रमुख कारण क्या है जो बड़े पैमाने पर जीव विलुप्त होने का है, वो है तुम्हारा वी, जलवायु परिवर्तन इज़ अ राइट ऑप्शन। 73 देखो जरा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज में संपूर्ण अंडाणु विभाजित होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज में संपूर्ण अंडाणु विभाजित होता है, वो होता है कई छोटी छोटी कोशिकाओं में, यही तो है ना। चलिए 74, प्राकृतिक चयन इस पर कार्य करता है, प्राकृतिक चयन इस पर कार्य करता है, आनुवांशिक प्रवृत्ति पर,
एक जीन पूल में एलील, तो 74 का राइट ऑप्शन जो होना चाहिए ना वो सी पे आप टिक लगा दो, एक जनसंख्या में लक्षणात्मक भिन्नता, इस पर ये कार्य करता है 74। 75 देखो, वैश्विक तापमान में वृद्धि का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई साहब क्वेश्चन इस साल के बड़े पेचीदे क्वेश्चन पूछ लिए। और वैश्विक तापमान में वृद्धि का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बी पे आप टिक लगा दो, जैव विविधता में कमी होती है ऑलवेज। अच्छा 78 पढ़ो जरा प्यार के साथ में, पक्षियों में प्रारंभिक रेखा का गठन किसके लिए आवश्यक है। वो तो मैं इंग्लिश में ना पढ़ रहा हूँ, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन बताने लगा ना तो भैया कई घंटों का पेपर है। पक्षियों में प्रारंभिक रेखा का गठन किसके लिए आवश्यक होता है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और सही ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी बताओ फटाफट तेजी से। 76 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, अगले पिछले अक्ष का निर्धारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, अबे कितना बड़ा क्वेश्चन दिया, आ जाएगा ना, आ तो गया यार। कौन सा विलुप्तीकरण घटना जीवन की सबसे बड़ी हानि से जुड़ी हुई है, जिसमें लगभग 96% समुद्री प्रजातियां और 70% स्थल प्रजातियां समाप्त हो गई थी। सबसे बड़ी घटना कौन सी है, तो वो है सी पे आप टिक लगा दो, एंड पर्मियन विलुप्तीकरण इज़ अ राइट ऑप्शन, सबसे बड़ी घटना। 78 देखो, 78 है, तापमान पर आधारित लिंग निर्धारण में किसी जीव का लिंग निम्नलिखित में से किसके आधार पर निर्धारित होता है। वो होता है बी पे आप टिक लगाओ, अंडों के इनक्यूबेशन के दौरान तापमान, है ना। 79 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय अम्लीकरण से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय अम्लीकरण से जुड़ा हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट, सूर्य प्रकाश में कमी, अधिक मछली पकड़ना, या CO2 उत्सर्जन में वृद्धि। तो राइट ऑप्शन बताओ जरा, ए पे टिक लगा दो, CO2 उत्सर्जन में वृद्धि। ये तो लगभग सभी बच्चों का बिल्कुल सही होगा एकदम। 80 देखो, प्रजातियों का आवास विनाश का क्या परिणाम हो सकता है। ठीक है, व्हाट, चलो हिंदी में रहने दो। 80 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, विलुप्त होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81, कौन सी मानव गतिविधि वर्तमान में बड़े पैमाने पर विलुप्ति को तेज कर रही है। यानी कि कौन सी मानव गतिविधि वर्तमान में बड़े पैमाने पर विलुप्ति को तेज कर रही है। वनों की कटाई, या नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, या प्रदूषण नियंत्रण और सतत कृषि। इन दोनों में से तो हो नहीं सकता, मतलब तेज कर रही है ना, तेज कर रही है। तो 81 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, वनों की कटाई इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 82, विकास में पर्यावरणीय नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है। फटाफट तेजी से पढ़ो और राइट ऑप्शन बताओ। अब यार ऑप्शन भी तो ऐसे ऐसे दे रखे हैं, तो 82 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करना, यही सबसे बड़ा ऑप्शन है और राइट भी है। हाँ अगला क्वेश्चन आ गया। भाई कितने बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं यार, मैं तो देख देख के हैरान हो गया आज तो। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की पर्यावरण नियमन में क्या भूमिका। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की पर्यावरण नियमन में क्या भूमिका है। तो 83 का डी पे आप टिक लगा दें, इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, यह पर्यावरण कानूनों को लागू करता है और विवादों का समाधान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84, किस प्रकार के विकास में प्रजातियां विभिन्न पारिस्थितिकी नीचिस को भरने के लिए विकसित होती हैं। किस प्रकार के विकास में प्रजातियां विभिन्न पारिस्थितिकी नीच को भरने के लिए विकसित होती हैं। तो 84 का जो राइट ऑप्शन है डी पे टिक लगाओ, अनुकूलतम विकिरण इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अरे यार ये भी कोई क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जाइगोट इन डेवलपमेंट। विकास में युग्मज की भूमिका क्या है। ये सभी मेटाबॉलिक कार्य करता है, ये भ्रूण विकास का पहला चरण है, ये ऊतक और अंगों का निर्माण करता है, ये जीव के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो बी पे लगाओ, ये भ्रूण विकास का पहला चरण होता है। यार ये भी कोई सोचने समझने की बात है यार, अगर कह दे बिखर जाए तो बिखर जाए मेरे दोस्त। 86 देखो, कोशिका विभेदन की प्रक्रिया में इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित यानी कि कोशिका विभेदन की प्रक्रिया में इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये जो तुम बी देख रहे हो ना, जीन अभिव्यक्ति, यही एक महत्वपूर्ण कारक होता है। 87, अरे भैया पूरी किताबें छाप देते ना, पूरी किताबें छाप देते, ये ऑप्शन थोड़ी ना है, ये तो पूरी किताब छाप दी। निम्नलिखित में से कौन सा एलोपैट्रिक विशिष्टता का उदाहरण है। अरे भैया क्या पढ़ूँ उसका, ये तो पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम लगा जाएगा। बी पे टिक लगा दो, एक नदी में मेंढक की एक जनसंख्या व दूसरी नदी में दूसरी जनसंख्या प्रजनात्मक रूप से अलग हो जाती है क्योंकि नई पहाड़ी श्रृंखला बन जाती है। शाबाश बेटे, पेपर बनाने वालों को 100 तोपों का सलाम, सही बता रहा हूँ मैं।
पौधों में संपैट्रिक विशिष्टता का कारण क्या हो सकता है? पौधों में संपैट्रिक विशिष्टता का कारण क्या हो सकता है? वो हो सकता है एक जनसंख्या के गुणसूत्र संख्या में बदलाव। पोली पिलाइडी इज अ राइट ऑप्शन। चलिए 89 देखो जरा। लेट डेवोनियन विलुप्तीकरण के मुख्य कारण के रूप में क्या माना जाता है? बेटे बताओ जरा, आज कौन कौन बताएगा इसका राइट ऑप्शन? बी पे टिक लगा दो। चरम जलवायु परिवर्तन, जिसमें महासागर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। 90 देखो जरा। शुक्राणु का एक्रोसोम एंजाइम किस में मदद करता है? दे अंडे को फोड़ने में। 90 का राइट ऑप्शन कौन सा भैया? फटाफट तेजी से बताओ। ए पे टिक लगा दो। अंडाणु की बाहरी परत को तोड़ने में। दे अंडे को फोड़ने में और बाहरी परत को तोड़ने में। तो 90 का ए पे टिक लगा दिया। चलिए 91 देखते हैं। केड हेरिन्स एक प्रकार के कोशिका अपघटन अणु होते हैं जो अरे हाँ जो, अब आगे तुम बताओ। कोशिका से कोशिका अपघटन में मध्य अवस्था करते हैं, ठीक है, यानी कि ए मेडिएट सेल्स टू द सेल एडहेंशन, यानी कि कोशिका से कोशिका अपघटन में मध्यस्थता करते हैं। चलिए 92 देखते हैं। होम्योटिक जीन किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो शरीर के अंगों को अगले से पिछले अक्ष के साथ व्यवस्थित करते हैं। तो 92 का बी पे आप टिक लगा दो, विजजक। चलिए अगला क्वेश्चन 93 देख लेते हैं। प्रेम पूर्वक। प्रारंभिक स्तनधारी विकास के दौरान ब्लास्टोसिस्ट की विशेषता है और वो होती है इसमें दिख ही न रहा, ये है एक खोखली गुहा का गठन। एक खोखली गुहा का गठन इज अ राइट ऑप्शन। 94 देखो। जीव विज्ञान पुनर्जनन का मतलब क्या है? जीव विज्ञान में पुनर्जनन का मतलब क्या है? तो यार वो है ध्वस्त या क्षतिग्रस्त उत्कों या अंगों का पुनः निर्माण करना। फटाफट से 6-7 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 95 देखो। कीटों में पूर्ण रूपांतरण का दूसरा चरण कौन सा है? पूर्ण रूपांतरण का दूसरा चरण कौन सा है? अंडे से लार्वा। तो 95 का बी पे आप टिक लगा दो, इज अ राइट ऑप्शन, यानी कि लार्वा। फिर उसके बाद में वयस्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96 देखते हैं। जब किसी जीव का आकार चट्टान में संरक्षित हो जाता है तो ये किस प्रकार का जीवाश्म बनता है? जब किसी जीव का आकार चट्टान में संरक्षित हो जाता है तो यह किस प्रकार का जीवाश्म बनता है? तो यहाँ पर बी पे टिक लगाओ, ये सांचा जीवाश्म बन जाता है, मोल्ड फॉसियल, ठीक है। 97 देखो। डार्विन के विकास सिद्धांत का केंद्रीय विचार क्या है? सबसे मजबूत का जीवित रहना, सृजनात्मक प्राप्त लक्षणों का वंशानुक्रम, पर्यावरणीय लक्षणों का वंशानुक्रम। तो 97 का ए नंबर यही सबसे राइट ऑप्शन है, सबसे मजबूत का जीवित रहना, ठीक है। जो पावरफुल थे वो बच गए और जो पावरफुल नहीं थे वो मर गए। यही सिद्धांत, यही तो था डार्विन के विकास का सिद्धांत में। यार कुछ पॉइंट तो पढ़े करो यार, तुम तो वहीं बैठ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिन्ह जीवाश्म का उदाहरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रेस फॉसियल? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिन्ह जीवाश्म का उदाहरण है? वो है तुम्हारा जीवाश्म का उदाहरण है, ए पे टिक लगाओ, डायनासोर की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। कहाँ पर? बहुत जगह। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर पूर्ण रूपांतरण से गुजरता है? निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर पूर्ण रूपांतरण से गुजरता है? वो गुजरता है मेंढक भैया। चलिए 100 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उभयचरों में रूपांतरण का पहला चरण कौन सा होता है? वो होता है ए, अंडा जो होता है। ये उभयचरों में रूपांतरण का पहला चरण कौन सा होता है? अंडा होता है। जो टोटल 100 क्वेश्चन आज मैंने इस लेक्चर में कवर करवा दिए। ज़्यादा बड़ा नहीं है, आराम से आधा घंटा पढ़ो यार और देख लो कौन कौन सी आंसर की है, मन को शांति मिल जाएगी। सच में यार, मजाक समझते हो तुम मेरी हर बात को। चलिए, और पेपर 2 की तैयारी करो बेस्ट तरीके के साथ में अब, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो और अपनी आंसर की चेक कर लो पेपर फर्स्ट की, ये मैंने डाल दी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।